हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको चूज करना है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्किन यानी त्वचा। ठीक है। कई लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि सबसे बड़ा अंग जो है वो लीवर है। तो सबसे बड़ा ऑर्गन यदि पूछा जाए तो आपको बताना है बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी पूछा जाता है तो लीवर। ठीक है। और यदि शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाता है पूरे फुल बॉडी का, तो यदि स्किन ऑप्शन में है तो स्किन उसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एपिडर्मिस की मोटाई सबसे अधिक होती है तो सर्वाधिक कहाँ पे होती है। तो सर्वाधिक जो एपिडर्मिस की मोटाई होती है वो होती है पाल्म और सोल पर, यानी हथेली वो तलुओं पर जो होती है वो सबसे ज़्यादा मोटाई होती है एपिडर्मिस की। तो इस बात को ख्याल में रखना है कि एपिडर्मिस जो होता है क्या होता है, एक अपर लेयर है। हमारे जो स्किन है, स्किन का सबसे ऊपर का जो लेयर होता है त्वचा का, वो होता है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस जो होता है ये इसके ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, और इन जो अंदर वाले सेल्स होंगे एपिडर्मिस के वो क्या होंगे, लिविंग सेल्स होंगे। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णकी कोशिकाएं यानी पिगमेंटेड सेल्स कौन सी परत में पाई जाती है। तो पिगमेंटेड सेल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो पिगमेंटेड सेल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं ऑप्शन सी यानी स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ये स्ट्रेटम जर्मिनेटम ये जो हमारा परत है, लेयर है, इसमें ये पाया जाता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटम के बारे में। तो ये स्ट्रेटम जर्मिनेटम जो है मतलब आप एक वैसा लेयर है जो क्या करता है, ये जर्मिनेट करने में, सेल्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें कुछ जर्मिनेटिव केरेटिनोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो स्किन होंगे तो स्किन में वैसे कोई भी सेल्स यदि डेड होते हैं तो उसको रिप्लेस करने का काम जो होता है इसी का होता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम का। ये सेल्स को जर्मिनेट करते हैं और उससे क्या होता है कि जो एक तरह से रिप्लेस होता रहता है। ठीक है, सेल्स। तो लॉस्ट स्किन जो होता है तो उसमें न्यू सेल्स प्रोवाइड करने का काम इसी का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेल्स होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा केराटिन, जो केराटिन है तो केराटिन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरोप्रोटीन। ठीक है। जो केराटिन है ये स्क्लेरोप्रोटीन है। अब स्क्लेरोप्रोटीन के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो स्क्लेरोप्रोटीन क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, आपको याद रखना है एक फाइब्रस प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल्स को। ठीक है। यदि हम इसके बारे में और भी बात करें तो शेप कैसा होता है, तो एलोंगेटेड शेप होता है, फिलामेंटस होता है। ठीक है। जो केराटिन होता है वो ये प्रोटीन जो होता है इससे हमारा हेयर बना हुआ होता है, नेल बना हुआ होता है, स्किन बना होता है, और कुछ इंटरनल ऑर्गेन्स और कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी हमारे बॉडी में इसके बने होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डर्मिस अधिक मोटा होता है, जो डर्मिस है वो अधिक मोटा कहाँ पे होता है ये पूछा जा रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। यानी ग्रीबा, पाल्म और सोल, ये तीनों जो हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी डर्मिस जो होता है वो नेक में, पाल्म में और सोल में, इन तीनों जगह पे जो होता है इनकी जो बोल सकते हैं थिकनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। यदि हम डर्मिस लेयर के बारे में बात करें तो ये जो अस्तर होता है इसमें जो तंत्रिका कोशिका होते हैं इसमें बहुत सारी फैली होती है इसमें। ठीक है। आपको याद रखना है कि तंत्रिकाओं की एक शाखाएं फैली रहती है इसमें डर्मिस में। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। और यदि ये तंत्रिका कोशिका नहीं होगा तो क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्किन के थ्रू ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है। तो ये मैसेज को एक तरह से रिसीव करने का रिसीवर का काम करता है और रिले भी करता है मैसेज को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है, जो एपिडर्मिस होती है उसकी मोटाई सबसे कम कहाँ पे होती है। सबसे ज़्यादा तो अभी हमने देख लिया है कि सोल पे होता है। ठीक है। तो सबसे कम कहाँ पे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। ठीक है। ये कॉर्निया जो होती है उसके ऊपर इसकी मोटाई सबसे कम होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कई देश में व्यक्ति काले होते हैं क्योंकि,
अब कुछ देश ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति जो होते हैं वो काले होते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न जो है, यदि हम बात कर लेते हैं तो इसका रीज़न हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें मेलानिन की अधिकता पाई जाती है, MSH की अधिस्रावणता होती है, इसमें मेलानिन अधिक गहरा होता है, उपयुक्त सभी। देखिए मेलानिन हमें याद रखना है कि मेलानिन की वजह से जो कलर डिपेंड करता है वो मेलानिन से, ठीक है। अब यदि कोई डार्क कलर है इसका मतलब मेलानिन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसमें मेलानिन से रिलेटेड सारा जो ऑप्शन है वो मेलानिन से रिलेटेड है, तो ऑल ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्वचा में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले संवेदांग, तो सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जो संवेदांग है वो कौन सा है? पीराग्राही, यानी यदि कोई भी हार्मफुल स्टिमुलस होगा तो उसको रिसेप्ट करने के लिए बहुत सारे संवेदांग यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स बहुत सारे पाए जाते हैं, तो यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वसीय स्तर यानी एडिपोज लेयर के कार्य, यदि एडिपोज लेयर का काम पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, यानी बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, ताप रोधन, खाद्य संग्रहण, तो ये सारा जो है ये एडिपोज लेयर का काम है। एडिपोज जो लेयर होता है उसमें एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, यानी फैट्स जो होगा, फैट्स का ये फैटी लेयर है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? तो बाहर से ये डिफेंस मैकेनिज्म में आप एक तरह से बोल सकते हैं, कुशंस का काम ये करता है, ठीक है। तो ये बाहर से जो आघात होता है उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ताप रोधन भी करता है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, खाद्य संग्रहण इसका भी हेल्प करता है, इसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मनुष्य के संवेद यानी स्वेट में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है जो बैक्टीरिया की कोशिकाएं भित्ति पर आक्रमण करता है? आपको पूछा जा रहा है ये कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है स्वेट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। याद रखना है कि जो स्वेट होता है उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है, जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो होती है उसके ऊपर ही आक्रमण करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइसोजाइम, ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये स्वेट में पाया जाता है और ये बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति उसके ऊपर ये अटैक करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में सेबेसियस ग्रंथियों व सेबेसियस ग्रंथियों के स्रावन द्वारा त्वचा की पीएच हो जाती है। तो अब यहाँ पे जब मनुष्य में सेबेसियस ग्रंथि होती है वो संवेद ग्रंथि, इन दोनों का जब स्रावन होता है उससे जो पीएच होगा त्वचा का वो कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 3 to 5, ठीक है। ये काफ़ी एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, 3 to 5 इसका पीएच हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। सेबेसियस ग्लैंड सेबेसियस टाइप का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक चिकना टाइप का पदार्थ होता है, ठीक है। संवेद ग्रंथि भी जो होता है एक स्रावन करता है और इससे जो होता है पीएच जो होता है वो डाउन हो जाता है, यानी 3 to 5 पीएच हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ये जो इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है ये। त्वचा को हरफन मौला यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है, क्योंकि अब त्वचा जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्यों कहा जाता है? इसका कुछ फंक्शन तो होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनेक कार्यों का संपादन करना, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अनेक जो फंक्शन होते हैं, अनेक कार्य जो होते हैं उनका संपादन इनके द्वारा ही किया जाता है, त्वचा के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में रोम नहीं पाए जाते, आपको पूछा जा रहा है मनुष्य में रोम जो है वो किस जगह पे नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं पाल्म और सोल पे, तो बिल्कुल ये ऑब्जर्व करने की चीज़ है, आपने भी देखा होगा पाल्म और सोल पे जो रोम होता है वो नहीं पाया जाता है। ग्लैंस पेनिस चूचक यानी निपल्स पे, उसके बाद क्लिटोरिस और लेविया पर, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इन सारे पार्ट्स पे जो होता है रोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेयर फॉलिकल का निर्माण होता है, यानी रोम जो पुटक होते हैं, तो रोम पुटक का निर्माण होता है, तो कहाँ पे होता है इसका रोम पुटक का निर्माण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
स्ट्रेटम मालपीगी, ये जो हमारे स्ट्रेटम मालपीगी है, इसी से हमारा जो हेयर फॉलिकल होता है उसका निर्माण होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य का ताप नियंत्रण जो ताप नियंत्रण केंद्र स्थित होता है, ये कहाँ पे स्थित होता है, ये पूछा जा रहा है आपको। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है उसमें जो होता है ताप नियंत्रण किया जाता है हाइपोथैलेमस से। ये कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, हाइपोथैलेमस, और इसी से बॉडी के ताप को नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वय के समय रोम को के खड़ा होने पर शरीर में कौन से हार्मोन की अधिकता होती है। जब कभी भय लगता है, डर लगता है, तो उस समय जो रोम खड़ा हो जाता है तो शरीर में कौन से हार्मोन की अधिकता हो जाती है, कौन सा हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो ज़्यादा सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, कब, जब भय होता है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेबिसियस ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। जो सेबिसियस ग्रंथि होती हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं, ये कहाँ पे नहीं होते। तो सेबिसियस जो ग्रंथि होती है वो हथेली यानी पाल्म और तालुओं पर नहीं होती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विटामिन डी का संश्लेषण होता है, विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबिसियस ग्रंथि पर। ठीक है, जो सेबिसियस ग्रंथि होता है उसी पर, या जो होता है हमारे विटामिन डी का संश्लेषण होता है सेबिसियस ग्रंथि, यानी सेबिसियस ग्लैंड याद रख लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के पसीने में पाया जाता है, पूछा जा रहा है मनुष्य के पसीने में क्या पाया जाता है। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, जल, लवण व कुछ मात्रा में यूरिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जो पसीना होता है उसमें जल भी होता है, लवण भी होता है, और कुछ मात्रा में यूरिया भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में सर्वाधिक संवेद ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो आपको पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा जो संवेद ग्रंथियां होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पाल्म पे। ठीक है, यानी हथेली पे जो होती है सबसे ज़्यादा सेंसरी नर्व्स पाए जाते हैं। जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको रिसीव करता है। जैसे कि मान लेते हैं आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन जो रिसीव करने वाला काम करेगा कौन, तो संवेदी ग्रंथियाँ जो हमारे पाए जाएंगे वहाँ पे, उसके हेल्प से ही उसको रिसीव किया जाएगा। तो जो हमारा संवेदी ग्रंथि है वो कहाँ से पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो पाल्म पे यानी हथेली पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेद ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। संवेद ग्रंथि का जो मुख्य कार्य है उसका क्या काम होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाए शरीर के ताप का नियंत्रण। ठीक है, नियमन। तो शरीर के ताप का नियमन कौन करता है, तो संवेद ग्रंथि। आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि संवेद ग्रंथि का ये काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22, ठीक है, वसा का संग्रहण किस रूप में होता है। जो वसा होते हैं यानी फैट्स, तो फैट्स जो एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में, जमा होते हैं, तो संग्रहण जो होगा वो किस रूप में होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एडिपोज उत्तक। ठीक है, एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्तन ग्रंथियाँ रूपांतरण है। जो स्तन ग्रंथियाँ हैं वो रूपांतरण है, किसकी रूपांतरण है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेट ग्लैंड। ठीक है, यानी जो स्वेट ग्लैंड है उसी का ये रूपांतरण है। ठीक है, स्तन ग्रंथियाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, किस जंतु के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। तो पूछा जा रहा है कि किस जंतु के दूध में लैक्टोज की जो प्रतिशत मात्रा वो अधिक होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनुष्य मादा, यानी जो वमेन होती है, तो उस वमेन में जो होता है उसके दूध में लैक्टोज की प्रतिशत की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, कठोर तालु यानी हार्ड पैलेट निर्मित होता है, यानी कठोर तालु जो है वो किससे निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैलेटाइन, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला अस्थि से।
ठीक है। तो पैलेटाइन, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला, ये जो तीनों बॉन्स हैं, इसी से हमारा हार्ड पैलेट जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में है, मुख गुहा को नासिका वेशम से जोड़ने का कार्य करती है। मुख गुहा को नासिका वेशम से जोड़ने का काम कौन करती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नेजोपेलेटाइन, ठीक है। आपको याद रखना है, नासिका है तो नेजोपेलेटाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैकोब्सन अंग कहाँ पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेजोपेलेटाइन नलिका में, ठीक है। नेजोपेलेटाइन नलिका जो होता है उसी में जो जैकोब्सन अंग पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, जो टॉन्सिल्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा जाता है। तो जो टॉन्सिल्स होते हैं ये पाए जाते हैं हमारे फेरिंग्स के पार्श्व भित्ति यानी लेटरल वॉल पे पाए जाते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीभ को मुख गुहा की फर्श, क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में क्वेश्चन देख लेते हैं, जीभ को मुख गुहा की फर्श से जोड़ने वाला वलन कहलाता है। तो जो जीभ है हमारा, जो टंग है, तो टंग को मुख गुहा से की जो फर्श होती है उससे जोड़ने वाला वलन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेनुलम लुंगई। जो फेनुलम लुंगई है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, जीभ पर पाए जाने वाले सबसे छोटे आकार के संवेदानुकार हैं, जो संवेदांकुर हैं, सबसे छोटे आकार के संवेदांकुर कौन से हैं ये आपको पूछा जा रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीफॉर्म अंकुर, ठीक है। यानी जो फिलीफॉर्म पेपिले हैं ये सबसे छोटे आकार के संवेदांकुर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, छेनी के आकार के दांत हैं, जो छेनी के आकार के दांत आपको पूछे जा रहे हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इंसाइजर, ठीक है। जो इंसाइजर जो होते हैं ये जो होते हैं छेनी के आकार के होते हैं इंसाइजर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुतरने से संबंधित दांत, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है कुतरने से संबंधित दांत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कुतरने का काम किया जाता है वो किससे किया जाता है? तो इंसाइजर, ठीक है। ये भी याद रखना है, इंसाइजर जो है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि पूछा जाता है चीरने व फाड़ने से संबंधित दांत है, तो कौन सा दांत है चीरने फाड़ने से संबंधित? तो ये कैनाइन हो जाएगा, ठीक है। ये चीरने फाड़ने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े यानी जॉ में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर व मोलर दांतों का क्रमशः होता है। ये कितनी कितनी होती है? प्रत्येक जबड़ा के बारे में बात हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 to 4-6, ठीक है। ये बिल्कुल इंसाइजर जो होता है वो 4, फिर 2, फिर 4, फिर 6। आप 6 काउंटिंग कर सकते हैं, 4 4 8, 2 10, 10 6 16, 16 ऊपर 16 नीचे, यानी टोटल जो ये हमारे टीथ होंगे वो कितने होंगे? 32 होंगे, ठीक है। उसका यहाँ पूरा काउंटिंग आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य की अक्ल दाढ़ यानी विजडम टीथ है, तो विजडम टीथ के बारे में आपको पूछा जाता है, तो विजडम टीथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय मोलर, ठीक है। तृतीय मोलर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊपरी जबड़ों में इंसाइजर दांत पाए जाते हैं, तो जो ऊपरी जबड़े होते हैं इंसाइजर जो दांत पाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो उसको बोलते हैं प्री मैक्सिला, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? तो प्री मैक्सिला पर, जो प्री मैक्सिला पार्ट होता है जबड़े का उसमें ये पाए जाते हैं। कोलन का प्रथम भाग कहलाता है, जो कोलन है उसका प्रथम भाग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीकम, ठीक है। कोलन का जो पहला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं, ठीक है। मनुष्य के शिशुओं का दांत सूत्र, जो शिशु होते हैं बालक होते हैं उसके दांत सूत्र क्या हैं? तो ये देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2102/2102, ठीक है। ये हो जाएंगे मनुष्य के दांत से संबंधित सूत्र।
चलिए, मनुष्य में अस्थायी यानी टेम्पोररी दांतों की संख्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 20। टेम्पोररी पूछा जा रहा था, 20 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो कुफर जो कोशिकाएं होते हैं वो कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत, यानी ये जो कुफर कोशिकाएं होती है यकृत में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एपिग्लोटिस निर्मित होता है, एपिग्लोटिस किससे बना हुआ होता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टिलेज, यानी उपास्थि का ये जो एपिग्लोटिस होता है ये ढक्कन का काम करता है। ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम लोग भोजन ले रहे होते हैं विंड पाइप के ऊपर चला जाता है, जब हम लोग एयर ले रहे होते हैं तो ये हमारा फूड पाइप पे चलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यूस्टेकी नलिका। यूस्टेकी नलिका जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यूस्टेकी नलिका जो है वो फेरिंग्स को मध्य कर्ण से जोड़ती है, याद रखना है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी ग्रासनी को मध्य कर्ण से जोड़ने वाली नलिका पूछा जाता है, तो यूस्टेकी नलिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 43, आमाशय की स्थिति है, यानी जो आपको स्टमक है, स्टमक के आपको पूछा गया पोजीशन के बारे में। तो स्टमक कहाँ पे होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायफ्राम के नीचे बाईं ओर। ठीक है, डायफ्राम के नीचे बाईं ओर जो है स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जठर रस का स्रावन होता है, जो जठर रस है उसका स्रावन कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमाशय में, यानी स्टमक में जो होता है जठर रस का स्रावन होता है। जो जठर रस होता है उसको गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, तो HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है, ये प्रेजेंट होता है जठर रस में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HCl का स्रावन किस ग्रंथि द्वारा होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पूछा जा रहा है जो HCl है उसका स्रावन जो है किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंडिक ग्रंथि। देखिए यहाँ पे फंडिक ग्रंथि जो है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फंडिक ग्रंथि से HCl का स्रावन होता है, कहाँ होता है, तो स्टमक में होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन का स्रावन करने वाली कोशिका। तो पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन का रेनिन का स्रावन जो करने वाली कोशिका है वो कौन सी कोशिका है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैप्टिक कोशिकाएं, यानी चीप कोशिकाएं भी इसको कहा जाता है। तो पैप्टिक कोशिका आपको याद रखना है कि पैप्टिक कोशिका पेप्सिनोजन का सेक्रेशन करेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नाम से ही पता चल जाएगा कि पेप्सिनोजन है तो पैप्टिक कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के आंत की लंबाई होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में यदि पूछा जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 मीटर या 20 फीट भी रहे तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो 1.5 मीटर्स का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और एलिमेंट्री कैनाल पूछा जाए तो वो 9 मीटर। तो आपको याद रखना है कि इसे भी इंटेस्टाइन पूछा जाता है तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताना है कि उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, 6 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है, तो ब्रूनर्स ग्रंथियां जो है वो कहाँ पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए अब इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां के क्या फंक्शन है। अब यदि हम लोग ब्रूनर्स ग्रंथि के फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो ब्रूनर्स ग्रंथि क्या होता है, मतलब एक ऐसा ग्लैंड जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है म्यूकस। ठीक है, जो अल्कलाइन रिच होता है। ठीक है, और ये एसिड से प्रोटेक्ट भी करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के आंत यानी इंटेस्टाइन के रसांकुर यानी विलाई के कारण अवशोषण क्षमता कितना गुना बढ़ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको पता है कि जो इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होता है, और विलाई जो होता है ये एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो एब्जॉर्प्शन रेट को ये कितना इंक्रीज करता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 10 टाइम्स। ठीक है, जो इंटेस्टाइन होता है वो जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है उसको 10 टाइम्स ये बढ़ा देता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं।
चलिए आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। तो कोलन में पाई जाने वाली थैले के समान रचनाओं को कहते हैं। तो कोलन में जो पाई जाने वाली थैले के समान रचनाएं होती है उसको कहते हैं हॉस्ट्रा। ठीक है, हॉस्ट्रा के बारे में बात कर लें तो हॉस्ट्रा जो होता है ये क्या करता है, ये एक सेगमेंटेड अपीयरेंस जो आपको दिखता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो हॉस्ट्रा की वजह से ही। ठीक है, तो ये बहुत सारा होता है ये हॉस्ट्रा। ठीक है, तो आपको जिसमें वो सेगमेंटेड अपीयरेंस दिख रहा है तो ये सिर्फ हॉस्ट्रा की वजह से ये बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है उसमें, थैले के समान संरचना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे फिर से और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी जैसे भी आपको वीडियो की डिमांड हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपकी जो भी डिमांड हो और आपके लिए जो जितना भी बेहतर हो सके मैं करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।